तो मैंने अपने ऑडिशन में ही वहाँ पे मैं आत्माराम तुकाराम मिडे गोकुलम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी मैंने अपने आप से कर दिया वहाँ पे। आपका खुद का इनपुट खुद का एक इनपुट डाल दिया मैंने, क्योंकि इम्प्रोवाइज करने की आदत थी कि भाई तुम मुंबई चल तो सही, एक बार मिल तो सही। कि तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ। मेरा काम है लड़का दिखाना, तुम्हारा काम है मना करना। देखते कौन जीतता है। ये आए उसके बाद फिर टिपिकल सा सवाल इन्होंने मुझे पूछा कि महीने का कितना कमा लेते हो। अपने आप को मेंटली फिट रखना और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। जी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे टिपिकल थॉट होता है ना कि अरे ये तो भिड़े की वाइफ है, इनको क्या जरूरत है काम? महान नहीं क्या जरूरत है? अच्छा। हाँ तुम ये ऐसा बोला गया है इसको, काफ़ी चीज़ें ऐसे बस हुआ है। नहीं, मैं तो फिलहाल एक्टिंग पे फोकस कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ऑब्वियसली सोच रही है प्रोडक्शन के बारे में, किसका ड्रीम है कि आगे जाके वो उस पर काम करे। मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में तब से मुझे मालूम है कि मैं एक्टर बनूंगा। शोले में सांबा का रोल किया था उन्होंने, तो वो आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने मेरा डांस देखा। मैंने पहली बार वो अमिताभ बच्चन का सारा ज़माना हसीनों का दीवाना पूरा लाइटिंग का शर्ट वर्ट पहन के मैंने वो गाना किया था। तो उन्होंने मेरा नाम किसी को रिकमेंड किया था और मुझे उस वक्त बॉलीवुड के कोई फिल्म में धर्मेंद्र जी का या किसी हीरो का बचपन का रोल ऑफर भी हुआ था। हमारे कितने सारे लोग थे, जैसे लक्ष्मीकांत बेर्डे हो या अशोक सराबजी हो या प्रशांत दामले हो, ये सब जॉब करते थे और फिर नाटकों में काम करते थे। ये टिपिकल पार्ट टाइम जॉब। बिल्कुल, ये तो पार्ट टाइम ही जॉब, मतलब मैं एक्टर हूँ। अच्छा और कमाने का क्या करते हो? एक्टर तो है। मेरे मामा जी ने भी इनको यही सवाल पूछा था। अच्छा क्या एक्टर है तो काम क्या करते हो? और क्या करते ये हो? वो और सोच क्या वाला करते हो? जमाना था ना उस वक्त। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और ज़िंदगी अनकट में आज हमारे साथ है भिड़े मास्टर की वो रियल फैमिली जिससे हम आपको रूबरू करना चाहते हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू। आप कहना चाहेंगे कुछ याद आता है जब आप एक दूसरे के साथ पवित्र बंधन में बंध रहे थे, तो कुछ इसी अंदाज में भी रहे, मतलब नॉन इतना बट कुछ ऐसा ही? हाँ, उन्होंने भी पूरा ट्रेडिशनल अटायर बना था। मैंने भी, इनफैक्ट मैंने तो नौवारी साड़ी पहनी थी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि शादी एक वस्त्र में होनी चाहिए, तो उनमें सिलाई नहीं लगनी चाहिए। तो मैंने बिल्कुल पुराने ज़माने के स्टाइल में जिस तरीके से शादी होती है एग्जैक्टली उसी तरीके से शादी की थी। क्या बात है। तो चलिए हम उसी पर पहले आते हैं। आपकी कुंडली वुंडली देख करके शादी हुई थी, क्या कुछ हुआ था? थोड़ा बताइए आप इसके बारे में। जी बिल्कुल, कुंडली देखी गई थी। जब टिपिकल जैसे अरेंज मैरिज में होता है, फ़ोटोज़ भेजी जाती है, फिर कुंडली भेजी जाती है, तो वैसे ही कुछ हुआ था। मेरी कुंडली भेजी गई थी इंदौर और मेरी फ़ोटोज़ भेजी गई थी। उस वक्त मैं फोटो, अच्छा फ़ोटो नहीं भेजी थी। अच्छा, ब्लाइंड खेला है मैंने। ब्लाइंड खेला है इन्होंने। अच्छा, ऐसा और क्या गेम खेला है? हाँ, मतलब जैसे ब्लाइंड लॉटरी लगती है ना, जैसे वैसे लगा है शायद। तो ये दोनों तरफ के लिए भी है, राइट? हाँ ऑब्वियसली ये बिल्कुल दोनों तरफ से है, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि जो बंदा 2007 की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे हाथ में कोई काम नहीं था। मैं बस एक मराठी सीरियल तब मेरी जस्ट बंद हुई थी, अच्छी खासी सीरियल चल रही थी 3 साल तक, उसके बाद वो बंद हुई थी। तो मेरे पास ज़्यादा कुछ काम था नहीं, स्ट्रगल चल रहा था। लेकिन उस वक्त थोड़ा सा एक प्रेशर भी होता है कि भाई उम्र है तो शादी कर ली जाए, नहीं तो फिर क्या होता है, फैमिली प्रेशर। हाँ फैमिली प्रेशर बोल सकते हैं, या उम्र का भी एक तकाजा होता है कि आप अगर आपको एक प्रॉपर से अच्छे से फैमिली आपको सेट करनी है, तो एक टिपिकल उम्र में शादी हो, टिपिकल उम्र में बच्चा हो, तो आप आगे जाके वो सही से सब कुछ हो जाता है। तो वो एक दिमाग में कंटिन्यू था। तो 2007 में जब ये चीज़ें हुई, 2006 में बेसिकली फ़ोटो या कुंडली भेजी गई, कुंडली मैच की गई, और उनके पिताजी चूँकि हॉरोस्कोप के अच्छे ज्ञानी है, वो ज्योतिष है, तो उन्होंने कुंडली देख के ही शायद मुझे पसंद किया था। ये तो खुद रेडी नहीं थी, तो उन्होंने बोला था कि भाई तुम मुंबई चल तो सही, एक बार मिल तो सही। कि तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ। मेरा काम है लड़का दिखाना, तुम्हारा काम है मना करना। देखते कौन जीतता है। और आप हार गए? मैं हार गई। हाँ मतलब ये आए उसके बाद फिर टिपिकल सा सवाल इन्होंने मुझे पूछा कि महीने का कितना कमा लेते हो? भाई वो ज़रूरी है, सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल ज़रूरी है। तो मतलब मैं बोला कि भाई ऐसी देखो, ऐसी इंडस्ट्री है, काम है नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है कि भाई मैं कर लूँगा। ऐसा एक होता है ना, जज्बा भी होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है। अगर साथ में रहे तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने विश्वास रखा उस वक्त, और
उनको सबसे ज़्यादा विश्वास इनके पिताजी पे था, जो उन्होंने बोला कि तू बिंदास जा आगे, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मुझे मालूम है आगे क्या होने वाला है, तो बहुत कुछ सही होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी। और एक बात तो मैं वापस से कहना चाहूँगा कि 2008 में जब मुझे तारक मेहता का कॉल आया तो मैं इंदौर में बैठा हुआ था। महाकाल के दर्शन करके हम लोग जस्ट घर पे आए थे, और मुझे साथ में, हाँ, साथ में दर्शन करके हम लोग घर पे आए थे। और मुझे सोनालिका जोशी का फ़ोन आया था, क्योंकि हम लोग पहले काम कर चुके थे। तो उसने मुझे बोला कि मुझे ऐसे मैंने ऑडिशन दी और वो मेरे हस्बैंड के रोल के लिए किसी को देख रहे, पूछ रहे, तो तुम अगर हो सको तो फटाफट ऑडिशन देने के लिए आ जाओ। तो मैं ज़िंदगी भर पहली बार मैंने खुद के खर्चे से फ़्लाइट का टिकट निकाला और इंदौर से मैं मुंबई आया। और उस वक्त आशीष जी का ऑफ़िस बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने वाली गली में ही था। तो पार्लर से मैं डायरेक्टली उतर के उनके ऑफ़िस में गया। उन्हें देख के मुझे, उनको पता नहीं, मुझे लगा वो उनको जो चाहिए था वो दिमाग में था, वो मिल गया था शायद से। तो उन्होंने मुझे बोला कि धर्मेश भाई हमारे डायरेक्टर है, उनसे जाके आप बात कर लो। सो ऑडिशन दी। तो उस वक्त ऑडिशन में मैंने जो मुझे दिया गया था कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ, इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे यहाँ पे सब कुछ शिस्त में चाहिए। तो मैंने अपने ऑडिशन में ही वहाँ पे मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी मैंने अपने आप से कर दिया वहाँ। आपका खुद का इनपुट डाल दिया मैंने, क्योंकि इम्प्रोवाइज़ करने की आदत थी, थिएटर से बिलोंग करते थे इसलिए। तो मैंने खुद से डाल दिया और उस तरह से मैंने वो डायलॉग बोला, तो शायद उनको वो चीज़ अच्छी लगी धर्मेश भाई को। तो बिल्कुल अलग, इसको रखते हैं। तो रखते हुए वो पूरा एक आइकॉनिक एक चीज़ बन गई कि भाई ट्रेंड सेटर हो चुका है एक ट्रेंड सेटर हर सोसाइटी में कि जैसे हर एक सेक्रेटरी को अभी भिड़े बोल के बुलाया जाता है, या एक में वो ये नाम जो था वो सबको बोला जाता है। बट देन यस, इट वाज अ जर्नी बेसिकली जो हुई थी हमारी शुरू। तो मतलब मैं बोलूँ तो जिनकी वजह से मुझे काम मिला और जिन्होंने मुझे काम पे लगाया वो बीवी ही है। क्या बात है, कैसे कहेंगे आप, क्योंकि कहते हैं ना कि लकी चार्म, राइट, आपकी लाइफ में आता ही आपका लाइफ में उजाला है। कैसे लेते हैं आप इस कॉम्प्लीमेंट को, आप कैसे लोगे? देखो, ज़्यादा हवा में तो नहीं उड़ना चाहती इस बात को सुन के, लेकिन ऐसा मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर ईश्वर की कृपा है जो सब अच्छे से हो रहा है। या बट यू नो, हर सोलमेट कहा जाता है, राइट? जब आप एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो तो भी एक लॉन्ग जर्नी चलती है, और आपको पता है आजकल शादियां क्या हाल है, राइट? क्या है वो सीक्रेट आपका एक दूसरे का जो इतना पवित्र बंधन में बने हैं और ऐसे ही लॉन्ग चलते रहें, इतना ऐसे चले जा रहा है? बताओ। बाप रे, ऐसा इतना कभी सोचा नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। ये हो रहा है, ये ऑटो पायलट मोड पे शायद से अभी ऐसा नहीं, मतलब उतार चढ़ाव भी आए हैं, हाँ। झगड़े भी हुए हैं, गलतियां भी हुई है, लेकिन सी अल्टीमेटली एक चीज़ होती है कि भाई आपको साथ रहना है, आपको ये सफ़र साथ में निभाना है, जो वादे किए हैं उसको आपको भूलना नहीं है। और दूसरी बात, जब भी ऐसा कुछ होता है तो ठीक है गलती हो गई, लेकिन उसको भूल के आगे जाना इज़ इम्पॉर्टेंट है ना, कि भाई उस वक्त पूरा इंसान गलत है ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें गलत हो जाती है, लेकिन इंसान गलत नहीं होता। तो वो चीज़ें ध्यान में रख के हम लोग दोनों आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग ये होती है बेसिकली, और मेरे ख्याल से ये हर घर में होना ही चाहिए, हर घर में होता है ऐसा। या सो क्या कंप्लेन है आपको? क्या कंप्लेन है या थी या रहेगी आगे भी? नहीं, मैं एक्चुअली कैसा है ना, मैं खुद पे फोकस करने वालों में से हूँ। तो अगर कंप्लेंट है भी तो मुझे मुझसे है कि मेरा काम जब भी नहीं होता है तो मैं घर में रहती हूँ तो मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। सो वो एक चीज़ होती है मेरे साथ में। बट अगर काम कर रही हूँ तो सारी चीज़ें मुझ पे ही डिपेंड करती है। मैं ऐसा मानती हूँ, अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे खुद को ही खुश करना है, या मुझे दुखी होना है तो मैं खुद ही खुद को दुखी करूँगी। सो ये चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ही नहीं है, हर रिलेशन में होना चाहिए। रिश्तों में होती है। आप खुद खुश रहोगे तो दूसरों के साथ में खुश रह सकते हो, रख सकते हो। तो ये खुद पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे रहना है। बट हमने तो सर को हमेशा देखा सेट पर भी एकदम एनर्जी के साथ काम करते हुए, सब कुछ करते हुए। बट कभी आपने इनको टूटते हुए देखा है? मतलब आपने इनको कभी देखा कि ये मतलब टूट के बिखर रहे हैं और आपने बिल्कुल अच्छी तरह से संभालने की कोशिश की है? टूट के बिखरते हुए तो देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी कोशिश क्या रही है और उसका क्या रिज़ल्ट आया है। सो हाँ, ऑब्वियसली हर हस्बैंड को जो वाइफ है वो ऐसा कभी ना कभी देखती है, और इवन हस्बैंड भी अपनी वाइफ को देखता है। तो
उसमें किसने क्या किया इसका हिसाब किताब नहीं रखना चाहिए। या सर, आपने बोला एक शो बंद हुआ था, दूसरा ये शो जो आपको ऑफ़र हुआ था, और आपको ऐसा शो ऑफ़र हुआ कि इसके बाद कोई और शो ऑफ़र ही नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ, नहीं जाना चाहा या ज़रूरत ही नहीं पड़ी, राइट? नहीं, जैसा कि आप जानते हैं ना कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपको पता नहीं होता ना कि आप क्या करने वाले हो आगे जाके। आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो। 2008 में जब शुरू हुआ था तारक मेहता, किसी को पता था कि ये हिस्ट्री क्रिएट करेगा? सब लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। हर एक जन पूरी मतलब 100% दे के पूरे झोंक के वो काम कर रहा था। पहले कि हम लोग के शिफ्ट सुबह 9 से लेकर रात को 11, 11:30, 12 ऐसे जब होते थे पूरा। मैं तो उस वक्त मैं कलवा में रहता था, थाना के आगे एक स्टेशन है वहाँ पे। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि रात को 11:30, 12 बजे पैकअप हुआ है तो मेरी रात की जो आखिरी बस थी वो छूट जाती थी पूरी से थाना जाने वाली। तो मैं कितनी बार तो फिल्म सिटी के मेकअप रूम में सोया हूँ, फिर उधर से उठ के वापस सुबह 7 बजे की शिफ्ट अटेंड की है। ये सारी चीज़ें बहुत कर चुके हैं। कितनी बार रात को 2-2 बजे तक ये जाग रही थी, मैं जाके रात को 2 बजे के बाद हम लोगों ने साथ में बैठ के खाना खाया है, क्योंकि न्यूली मैरिड प्लस घर में मतलब सब नए नए लोग, ऊपर से काम भी नहीं है मतलब अभी। और बीइंग एन एक्ट्रेस जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो मैं समझ सकता हूँ कि क्या होता है अगर काम आपके पास नहीं होता है तो। लेकिन वो भी एक दौर था कि चलो एक दूसरे के सपोर्ट से, एक दूसरे के सहारे, उसमें से हम लोग आगे निकल आए। और मेरे ख्याल से यही सारी चीज़ें हैं जो हमें सिखाती है, ग्राउंडेड रखती है। कितना भी कुछ हो, आपको रहना अल्टीमेटली ज़मीन पे ही है, क्योंकि आपको मिलना तो ज़मीन पे ही मिलने वाला है, कोई आगे ऊपर आके देने वाला है नहीं। तो ज़मीन पे रहना, ज़मीन से जुड़े रहना बहुत बड़ी बात है। तो यही हम लोग करते रहे। तो कभी ऐसा मतलब पता नहीं था कि ये शो इतना हिट होने वाला है। सीरियसली बोलो तो आज भी हर एक जन उसी शिद्दत से करते हैं। आज भी कोई ऐसे ऑटो पायलट मोड पे नहीं है जी, यहाँ जाके क्या डालोगे ये है नहीं। आज भी हम लोग आते हैं, सभी लोग एक साथ बैठ के रीडिंग करते हैं। आज भी डे टू डे बेसिस पे आसिफ भाई की रोज़ मीटिंग होती है, बिकॉज ही इज ऑल्सो क्रिएटिव ऑफ द शो। तो वो मीटिंग राइटर्स के साथ, डायरेक्टर के साथ, आर्टिस्ट के साथ भी मीटिंग करते हैं वो, कि हम लोग उसको और कैसे बेहतर बना सकें। क्योंकि सक्सेस मिलना डिफ़िकल्ट है, वो बराबर है, लेकिन सक्सेस मिलने के बाद उसको टिकाना है बहुत, स्टारडम को संभाल के रखना बहुत बड़ा। और हमारे सामने न जाने कितने शो इन 17 सालों में आए और गए। बहुत लोगों ने कोशिश की कि तारक मेहता का वो मुकाम हासिल कर पाए या उनके नज़दीक भी जाए। उन्होंने मेहनत की, वो मेहनत करने वाले थे सबको, लेकिन सबका जैसे बोलते हैं ना कि मेहनत तो सभी करते, लेकिन भगवान का आशीर्वाद सबको नहीं मिलता। जो लक होता है वो सबका साथ नहीं था। आशीर्वाद, ऑडियंस का आशीर्वाद सबको नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग बहुत लकी है कि सभी आज भी और उससे भर के जाते, भर के मतलब आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी तैयार हो रही है। मतलब आज जो बचपन में हमारा तारक मेहता देखते थे, तो उनके आज गोद में बच्चे हैं और वो हमें बोलते हैं कि मेरा बेटा भी आपका जैसे मैं बचपन में देखता मैं भी यही बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब देखता था आज मेरा बेटा भी मेरे साथ बैठ के देखता है। वही है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब बोलते हैं ना कि एक, मैं इसलिए तारक मेहता को अभी सीरियल नहीं बोलता, मैं इसको एक वे ऑफ लाइफ बोलता हूँ। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये अभी सीरियल रहा ही नहीं है। ये जैसे ये चाहिए अभी, लाइक अ मेडिसिन, ये चाहिए हमें, ऑडियंस को ये चाहिए। मैं मेडिसिन नाम नहीं दूंगा, ये बोलते हैं ना जैसे थेरेपी, एक रूटीन है, इट्स अ थेरेपी, दैट्स इट। टू बी हैप्पी, आधा घंटा हमको तारक मेहता दो, हम लोग कहते हैं सारे दुख दर्द भूल जाएंगे, सारे टेंशन भूल जाएंगे। हम लोग भी इसलिए तो हम लोग जैसे ऑडियंस का प्यार मिलता है ना, जैसे बोलते हैं कि अरे आपका शो लगता है बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आता है, तो ये तो सभी शो को मिलता होगा, लेकिन हमें क्या मिलता है? आशीर्वाद कि आपका शो यूं ही चलता रहे जी, ये बोला जाता है ऑडियंस से। तो शायद यही वो आशीर्वाद है जो भगवान ने सबकी ज़िंदगी प्रार्थना, और वो चल रहा है। और इतने सालों से लगातार चल रहा है। आप दोनों एक्टर हो, बीइंग एन एक्टर, सबसे बड़ा, चूँकि इस मुकाम पर सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री में, आप दोनों से अगर जानना चाहें? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है फिटनेस मेंटेन करना, और स्पेशली लेडीज़ के लिए तो और भी ज़्यादा, क्योंकि उनको सिर्फ फिटनेस मेंटेन नहीं करना होता है, तो उनको उनका चार्म, उनका स्किन, सब चीज़ें मेंटेन करना होती है, और उसके लिए समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट होती है। उसके बाद में आप अगर 1 घंटा मेकअप करने में लगा रहे हैं ना, तो आपको मेकअप उतारने में भी उतना ही समय लगने वाला है, क्योंकि अगर आपने ठीक से मेकअप नहीं उतारा तो आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं। अच्छा, सिर्फ मेकअप उतारना काफ़ी नहीं होता है, फिर उसको आपको अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी होता है, स्किन प्रेप
वापस से पूरा सारी जो चीज़ें, पूरा स्किन रूटीन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो बात हुई सिर्फ स्किन की। फिर बात आती है फिटनेस की, तो उन्हें जिम जाने के लिए समय ही नहीं मिलता है। जैसे तैसे डाइट पे आते हैं, तो लेकिन शूट का खाना आप हर बार खा नहीं सकते। तो सुबह आपको घर से वो खाना, डाइट फूड अपना बना के निकलना, इट्स अ टास्क। हेल्दी खाना सेट पे लेके जाना हर एक एक्ट्रेस के लिए एक टास्क होता है। तो अपना फिटनेस मेंटेन करना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो स्केड्यूल होता है 12 घंटे की शिफ्ट, 2 घंटे ट्रैफिक में, तो पूरी जान निकाल लेता है। सर आपसे जाना चाहें, सबसे बड़ा चैलेंज अभी के दौर में आप क्या समझते हो? इन्होंने तो एक बड़ी बात कही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए भी यही चैलेंज है फिटनेस। और मैं तो फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस की भी बात करूँगा, जो कि बहुत 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 डिफिकल्ट है। बट फिजिकल फिटनेस के लिए मेरे सामने पड़ा हुआ है, भाई ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा। लेकिन मेंटल फिटनेस के लिए मुझे अपने आप को शांत रखना, मेडिटेट करना, या अपने आप को नेगेटिव थॉट से दूर रखना पर्पसफुली। आज के ज़माने में जहाँ पे सोशल मीडिया पे आपको 2 सेकंड में इतनी सारी चीज़ें दी जाती है, इस जो आपका मॉरल डाउन कर दे, जो आपको मतलब कुछ भी अपसेट कर दे, कभी इतना हो सकता है। तो उस पूरे दौर में अपने आप को मेंटली फिट रखना और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। तो वो मैं सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मानता हूँ, क्योंकि आजकल जैसे हमारे ज़माने में कहा जाए तो खाली टीवी था, जो हम लोग टिपिकल प्रोग्राम देखते थे, एंटरटेन होते थे, सोशल मीडिया तो था ही नहीं। सोशल मीडिया तो था ही नहीं। और आजकल सोशल मीडिया पे तो सभी डॉक्टर्स बन गए, सभी ज्योतिष बन गए, एक फॉलोवर हो तो हाँ सभी ज्योतिष बन गए, सब ज्ञानी है। सोशल मीडिया का ज्ञान इज द ट्रोल करना सबको आता है। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं बहुत ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरी एक दरख्वास्त है कि सोशल मीडिया पे अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी ही चाहिए। एग्जैक्टली। हर कोई सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करने लगे, क्योंकि यार कोई भी आज चौथी फेल बच्चा भी आज सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करने लगा है, उसको वो सारी चीज़ें आती है और कुछ भी कमेंट कर देता है, और कुछ भी कमेंट, फॉलोअर्स और लाइक्स के चक्कर में आप किसी को कितना ट्रोल कर रहे हो, किसके बारे में क्या फैला रहे हो। कंट्रोल होना चाहिए, जैसे सेंसर बोर्ड होता है वैसा ही सोशल मीडिया पे भी किसी का कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि विदाउट कंट्रोल आजकल क्रिएटिविटी छोड़ के बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जी, जो ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से फेम पाने के लिए जो चीज़ें बताई जाती है, अभी मुझे आश्चर्य होता है कि आज एक्ट्रेस का सिलेक्शन भी आपके फॉलोअर्स देख के होने लगा है। मतलब सीरियसली, मतलब जिन्होंने 1 एक्ट प्ले किए हैं, जिन्होंने थिएटर किया है, जिन्होंने 4-4 घंटे मतलब टूर्स किए हैं ड्रामाज के, वो जो गांव जाके शो करके आए हैं, उनका कुछ भी नहीं। आप एक रील डाल दो, आप 1 मिनट का रील डाल के आप फेमस हो जाओ और आप एक्टर बन गए। मतलब सीरियसली ये आज क्राइटेरिया होगा एक्टिंग का। बट मे बी अभी जैसे बोलते हैं ना कि ज़माने की बात है, तो मैं मतलब वही मेरी कभी कभी सरप्राइज़ हो जाता हूँ कि सोशल मीडिया अच्छा है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अभी सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। So, आपको कभी ऐसा हुआ है कि फॉलोवर्स की वजह से आपके फॉलोवर्स नहीं, इसलिए शायद ये काम आपको नहीं मिला? कभी ऐसा हुआ आपको? हाँ, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है कि मेरे फॉलोअर्स नहीं थे, इस वजह से मुझे काम नहीं मिला है। बट लकीली जो काम मुझे मिला, जो ब्रेक मुझे मिला, वो मेरे फॉलोअर्स की वजह से नहीं मिला, वो एब्सोल्युटली मेरे एक्टिंग की वजह से मिला। क्योंकि जब मैं सिलेक्ट हुई, मेरा फर्स्ट शो जब भी मैंने साइन किया, तब भी मेरे फॉलोअर्स नहीं थे। बट मेरे प्रोड्यूसर्स ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और मुझे वो अच्छा शो मिला, उन्होंने वो रिस्क लिया। सो मेरा तो सिलेक्शन फॉलोअर्स की वजह से नहीं हुआ था। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता, किसी के बंदे का टैलेंट आप उसके पीछे कितने आदमी लोग हैं, उसको देख के कैसे आप तय कर सकते हैं। हमने बहुत लोगों से बात किया है, उनका ये कहना है कि भाई ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा सोशल मीडिया पे डांस करता है वो अच्छा एक्टिंग करता हो। बिल्कुल, मेरे सामने ऐसे कितने सारे लोग आते हैं, मैंने इनके ऑडिशन देखे हुए हैं, जो 3 लाइन के बाद लाइन ही नहीं बोल पाते हैं, बिकॉज रील में उतनी काफ़ी होती है। 1 मिनट में उतनी 3 लाइनें बोलनी काफ़ी होती है। एक थोड़ा सा पैराग्राफ तो आप गए आप काम से। एक और चीज़ है, मतलब मैं सारे सोशल मीडिया स्टार्स के लिए ये नहीं कहूँगी, क्योंकि उनमें भी कुछ लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड है, जिन्होंने बहुत अच्छा मकाम हासिल किया है, उनका सभी के लिए है। लेकिन मैं कुछ एक जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली ये कहना चाहूँगी, ये ना टेम्परामेंट की बात हो जाती है। अगर आप डेली सोप कर रहे हैं और आपको सिर्फ फॉलोअर्स के बेसिस पे सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो उसका टेम्परामेंट क्या रहेगा? मैक्सिमम 1 घंटे का 1 मिनट का रील, तो उसको काम कितने घंटे करने की आदत होगी? हार्डली 1 घंटा।
1 मिनट के रील के लिए। पर अगर आपको 12 घंटे का शिफ्ट में काम करना है तो उसका तो बंदे का टेम्परामेंट ही नहीं है ना उतना काम करने का, तो वो 1-6-8 महीने के बाद में ऊब जाएगा उस रूटीन से। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कि जो शोज़ आ रहे हैं वो इतनी स्पीड से जा भी रहे हैं क्योंकि उनका टेम्परामेंट ही नहीं है। में शोज जाते हैं। हाँ, वो टेम्परामेंट की बात है कि उनको काम ही नहीं करना है उतना, वो कर नहीं सकते, उनकी वो कैपेबल नहीं है उतने घंटे काम करने। अच्छा काम करते हैं लेकिन वो उनका उतनी कैपेसिटी है। और तारक मेहता का सक्सेस मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि हर एक बंदा जो है, मोस्ट ऑफ द पीपल 80% कास्ट इज़ फ्रॉम थिएटर। और जिन्होंने थिएटर मतलब रटा हुआ है, लोगों के सामने परफॉर्म कर करके उन्होंने खुद को ढाला हुआ है, तो उनको नब्ज़ मालूम है, स्ट्रगल देख के आए हैं। बिल्कुल स्ट्रगल देख के आए, उनको मालूम है कि सीन को कैसे बनाया जाता है। रील बना के नहीं, हाँ, रील बना के नहीं, वो खुद से ही सब। मेरे पास एक सीन आया है तो मैं इस सीन को कैसे इम्प्रोवाइज़ करूँ, अच्छा इसमें ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये थिएटर ही सिखाता है आपको। आपको ये रील नहीं सिखा सकता। हाँ, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड लोग होते हैं जो करते हैं काम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा खाली इतना है कि इसको आप स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट ना बनाएं, इसको क्राइटेरिया ना बनाए किसी को कास्ट करने के लिए जी। क्योंकि इतने साल का तजुर्बा और आप बोलते हो फॉलोअर्स, ये बिल्कुल, दोनों हाँ, बिल्कुल नहीं होता। मैम, सर ने बोला कि आप आई, एक तरह से लाइफ में पूरा यू टर्न हुआ। कभी आपकी लाइफ में इनकी वजह से आपकी लाइफ में यू टर्न हुआ, या जैसा मेरा कहने मतलब कि लोग बोलते अरे आप उनकी वाइफ हो, मैं आपको ये काम मिल गया हो, ऐसा कुछ हुआ, या आपने बोला नहीं मुझे ऐसे नहीं चाहिए, कभी ऐसा हुआ? काम के मामले में तो पता नहीं है मुझे, पर हाँ ये मुझे कई जगह इन्होंने मुझे बोला है कि देख वहाँ जाके ऑडिशन देकर आ, ये मेरा पहचान का है, उसके पास जाके तू ऑडिशन देकर आ, तो ये चीज़ें इन्होंने मेरे लिए की है। हाँ, बट देखिए कैसा होता है ना, कभी कभी कास्टिंग के टाइम पे ना डायरेक्टर के दिमाग में एक जो एक्टर होता है या जो कैरेक्टर है उसका एक स्केच रहता है। अगर मैं उसमें फिट नहीं हूँ तो मैं कितनी भी अच्छी एक्टर क्यों ना हूँ वो मुझे कास्ट नहीं करेगा, मेरी कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना हो वो मुझे कास्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसके जैसी दिखती ही नहीं हूँ। उसका जो कैरेक्टर है मैं वैसे दिख ही नहीं रही हूँ, लुक ही मैच नहीं हो रहा है। तो मतलब वहाँ जाके भी मेरा ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बट हाँ डेफिनेटली कई बार मेरा फ़ायदा भी हुआ है, तो मैं बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ ऐसा तो नहीं बोलूँगी। नहीं, मतलब मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि शायद बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे टिपिकल थॉट होता है ना कि अरे ये तो भेड़े की वाइफ है, इनको क्या ज़रूरत है, महान नहीं क्या ज़रूरत है। अच्छा, हाँ, तुम ये ऐसा बोला गया है, इसको काफ़ी चीज़ें ऐसे बस हुआ है, तुमको ज़रूरत क्या है काम करने की। हाँ, तो ये बट अभी उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, पर ये खुद थिएटर से है, उसने खुद बहुत कुछ थिएटर किया हुआ है, खुद अच्छी एक्ट्रेस है, और लेकिन आई एम सो हैप्पी कि उसको जो काम मिला है उसके टैलेंट पे मिला है, ना कि मेरी वजह से या मैंने कुछ रिकमेंड किया हुआ है ऐसा। अगर ऐसा होता तो वो मेरे ख्याल से 17 साल हो गए तो ये भी अब तक फेमस हो चुकी होती। या बिल्कुल, काफ़ी काम कर चुकी होती। बट कहते हैं ना सबसे बेस्ट क्रिटिक घर में होता है, और आप चूँकि एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हो, जानते हो, और क्रिटिक भी रहे हो, आई एम श्योर होते होगे कि आप ये अच्छा नहीं करो या ऐसे करो वैसे करो। कौन ज़्यादा अच्छा क्रिटिक कर, मतलब आप उनको ज़्यादा समझाते हो या आप इनको ज़्यादा समझाते हो? हाँ, मतलब दोनों एक दूसरे को बोलते हैं। मेरा इसलिए क्योंकि मेरा अनुभव थोड़ा ज़्यादा है, इसकी वजह से मैं उसको थोड़ा ज़्यादा गाइड कर पाता हूँ। और कभी ऐसा हुआ कि जब आपको ये समझा रहा बोला नहीं मैं सही कर रही हूँ, कभी इस बात पर हो जाती है आप दोनों की? हाँ, हम दोनों अपने अपने जगह पे बिल्कुल सही होते हैं, है ना? हाँ, देखो यही समझ में आ रहा है। कहते हैं कि जब दो कामयाब एक्टर हों तो उनके घर में जो उनका बेटा या बच्चा होता है वो भी चाहता है कि वो भी एक्टर बने। आप लोग अपने बच्चों को लेकर, हालांकि उन्होंने साफ कह दिया कि अभी फ़िलहाल एक ऑप्शन है, बट वो खुद अपनी प्रोज और कॉन्स दोनों देख चुका होता है ना वो। हाँ, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि यार इसके तो यार ऐसा भी है, इसमें ऐसा भी है, इसका ये प्लस पॉइंट है, इसका माइनस पॉइंट। मतलब मैं 12 घंटा दूँ उसके बाद भी मुझे पता नहीं मैं कब मैं अपने लिए टाइम निकाल पाऊँगा, वो मालूम नहीं है मुझे, तो नहीं दे तो सो उसके दिमाग में वो सब चलता है बेसिकली। तो वो टिपिकल नहीं, उसके वो चकाचौंध वो ग्लैमर की उसकी कोई इतना इम्पोर्टेंस है नहीं उसके लिए। उसके लिए बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा ओके एक्टर्स को काम भी लगाने वाला कौन है, प्रोड्यूसर है, अच्छा तो ठीक है उसके बारे में सोचते हैं वैसा वाला। आप क्या सोचते हो, मतलब हर माँ बाप सोचता है ना बेटे को भविष्य को लेकर के, आप कुछ सोचते हो या मतलब वो डिसाइड कर लेंगे? नहीं, वो डिसाइड करेगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो जो भी काम करे उसमें उसका मन लगे, वो अपना काम एंजॉय कर सके, और वो कुछ ऐसा काम करे जिसकी मैं हमेशा मेरे बेटे को बोलती हूँ कि बेटा तू कुछ भी काम कर,
लेकिन देश और धर्म के लिए काम करना चाहिए। कोई एक काम कर जो देश और धर्म के लिए होना चाहिए, बाकी तुझे जो करना है कर, अब कामयाबी हासिल कर, गलत काम मत करना। जब जो भी करना अपने आपको समझ में आता है कि ये मैं सही कर रहा हूँ या ये मैं गलत कर रहा हूँ। सबको पता रहता है कि जब वो गलत कर रहे होते हैं ना कोई भी इंसान, तो उनको पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं। तो अगर तेरे को 1% भी लगे ना तो वो काम मत करना। मत सोचना कि इससे मुझे नुकसान क्या होगा, सही है वही करना। और शायद यही अच्छे संस्कार हैं माँ बाप के कि वो बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं। बिल्कुल। और किसका श्रेय देंगे आप? इसका श्रेय आप बड़े मास्टर किसको देंगे श्रेय? नहीं, मैं तो इसका श्रेय बेसिकली इसी को दूंगा क्योंकि ये उसके पीछे हमेशा से थी। मैं ज़्यादातर शूटिंग में रहा हूँ 17 साल से, तो ऑब्वियसली शी इज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिम सिंस एजेस, सिंस चाइल्डहुड। मेरा तो सपोर्ट हमेशा ही रहा है, लेकिन एक होता है ना फिजिकल सपोर्ट रहना, मेंटल सपोर्ट आप देते रहे, लेकिन फिजिकल सपोर्ट जो होता है वो इसी का हमेशा से रहा है। तो ऑब्वियसली श्रेय तो इसके तो है ही खैर, लेकिन उसके जो सारे टीचर्स हैं जिन्होंने उस पर विश्वास रखा, उसको मोटिवेट किया, वो भी इम्पोर्टेंट है। सारे लोग का ताना बना। तो इट्स अ टीम वर्क एक्चुअली कि मतलब जैसे इसने मेरा नाम लिया है तो मैं तो हूँ, लेकिन फैमिली है हमारी, हमारे फ्रेंड्स हैं, पार्थ के टीचर्स हैं, यहाँ तक कि पार्थ जिस डे केयर में जाता था वो आंटी है। तो सिर्फ पूरा ये टीम वर्क है। बच्चे को आप अकेले सब चीज़ें नहीं सिखा सकते, बच्चे सिर्फ आपको फॉलो कर रहे होते हैं। तो आप उनको जिन लोगों के बीच में रखोगे ना वो उनको फॉलो करने लगेंगे। सो ये उन सब लोगों का श्रेय है कि वो इस तरीके से ग्रो कर रहा है। सो आप दोनों जानना चाहें, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इतना आसान नहीं है जैसा आप लोगों ने बैलेंस करके आज तक इतने कामयाबी हैं। कैसे हो पाता है, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? अभी तो हम लोग जैसे ऑटो पायलट पे हो गया है कि हम लोग जैसा रूटीन चल रहा है हम लोग का चल रहा है। थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो कभी मैं संभाल लेता हूँ, कभी ये संभाल लेती है। तो ये बेसिकली शेयर अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। कुछ मुश्किल होता है? हाँ, थोड़ा बहुत होता है क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट होती है, कई बार टाइमिंग क्लैश होते हैं। लेकिन अब पार्थ भी इतना बड़ा है कि वो भी सब चीज़ें संभाल लेता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लास्ट ईयर हमारा बहुत हेक्टिक स्केड्यूल था दोनों का भी, तो उसने घर संभाल लिया। मतलब हम सब घर संभाल लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं। आप दोनों जब बैठते हो, फ्यूचर प्लान करते हो कि इतने जो कहते हैं ना मोनोटोनस हो जाता है लाइफ की, ये सोचते हो कि अब कुछ हमें बड़ा करना है? जैसे बहुत लोग एक्टर टर्न प्रोड्यूसर बन जाते हैं और बहुत कुछ करते हैं, कुछ इस बारे में आप सोचते हो सर आप दोनों लोग? नहीं, मैं तो फिलहाल एक्टिंग पे फोकस कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ऑब्वियसली सोच रही है प्रोडक्शन के बारे में। किसका ड्रीम है कि आगे जाके वो उस पर काम करे। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले पूछा था मुझे सवाल, डेफिनेटली प्रोडक्शन में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, हमेशा से ही। मतलब जब मैं इंदौर में थी तब भी मैं छोटे मोटे प्रोडक्शंस कर लेती थी, और अब तो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई है कि प्रोडक्शन करना है। ओके सर, आपसे जानना चाहेंगे, जब आप पढ़ाई कर रहे थे और आपको पता भी नहीं था कि आप एक्टिंग की फील्ड में जाएंगे, या आपको मालूम भी नहीं था ये इस ABCD एक्टिंग की, कैसे हुआ वो कीड़ा, कैसे आया था आपके? नहीं सर, मैं तो मेरे केस में मैं अलग हूँ। मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में तब से मुझे मालूम है कि मैं एक्टर बनूंगा। अच्छा, तब जी से? बिल्कुल। मैंने पहला कदम रखा था जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था। मैं दहीसर में रहता था, यहीं पे जी। आगे। तो दहीसर में वहाँ पे एक विट्ठल मंदिर का, वहाँ का गणपति आज भी फेमस है जी। तो वहाँ पे स्टेज लगाया जाता था, और वहाँ पे मैं जैसे गणेशोत्सव में प्रोग्राम होते हैं ना, वहाँ पे मैं डांस किया करता था। क्या बात। तो दैट वाज माय फर्स्ट एंट्री ऑन स्टेज। और स्टेज फियर वहीं से खत्म हुआ। बिल्कुल, मतलब काफ़ी सारे ऑडियंस जानती भी नहीं होगी उस वक्त के अलग अलग सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता था जी। किसी भी फंक्शन में, ऑर्केस्ट्रा हो जी। तो काफ़ी एक फेमस ऑर्केस्ट्रा था, उसमें मैक मोहन जी आए हुए थे जो शोले में सांबा का रोल किया था उन्होंने, तो वो आए थे वहाँ पे। तो उन्होंने मेरा डांस देखा। मैंने पहली बार वो अमिताभ बच्चन का सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, पूरा लाइटिंग का शर्ट वर्ट पहन के मैंने वो गाना किया था। तो उन्होंने मेरा नाम किसी को रिकमेंड किया था, और मुझे उस वक्त बॉलीवुड्स के कोई फिल्म में धर्मेंद्र जी का या किसी हीरो का बचपन का रोल ऑफर भी हुआ था। क्या बात है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जैसे हम लोग टिपिकल महाराष्ट्रियन मिडिल क्लास फैमिली, और उस वक्त जो फिल्मी दुनिया के बारे में समझ होती थी वो बहुत अलग थी। लोगों को उतना नहीं समझता, उतना समझ में नहीं आता था, और थोड़े से डरते भी थे कि अरे भाई ये गया अच्छी तो फील्ड नहीं है, हाँ, बहुत सारा चीज़। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 1983-84 की, तो उस वक्त की भी बात कर रहा हूँ। अगर वो शायद बाल कलाकार के तौर पे उस वक्त बॉलीवुड से एंट्री मारते थे, लेकिन चलो, लेकिन देर आए दुरुस्त है।
लेकिन मतलब वो उस वक्त से था कि मुझे करना है। तो आपको आपका पहला ऑडिशन याद है, कैसे हुआ था? कैमरे के सामने आते ही आपकी क्या हाल हुई थी? नहीं, मतलब मुझे कोई कभी फियर रहा ही नहीं, क्योंकि मैं बचपन से ही स्टेज में था, तो मुझे कभी स्टेज फियर या कैमरा फियर था ही नहीं, सचमुच। मेरा पहला मैंने ऑडिशन दिया था जब मैं एड फिल्म की ऑडिशन देने लगा था, तब वो था मार्बल च्युइंगम की मैंने पहली ऐड की थी मेरी, जो मैंने की थी मेरे ख्याल से काफ़ी साल पहले। तो वो उसमें जैसे आज उसमें आपको एक एक्ट्रेस याद होगी, एहसास चन्ना करके एक एक्ट्रेस है, हाँ, ऐसा जो बाल कलाकार के तौर पे उन्होंने जो बचपन में काफ़ी सारे लड़कों के रोल किए थे, तो वो उस एड में थी। अच्छा, as मेरा लड़का, अच्छा, हाँ, लड़के का रोल किया था, और मार्बल च्युइंगम की एड मैंने उसके साथ की थी। वो कभी मिलेगी मुझे तो शायद मैं उसको याद दिलाऊंगा वो, बट देन दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन। वेरी इंटरेस्टिंग। जब ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हुआ, तब घर वालों का रिएक्शन क्या था? घर वाले तो बहुत कूल थे, उनको सिर्फ मेरा टिपिकल घर वाले थे, भाई तू नौकरी करके जो करना है वो कर, क्योंकि उस हमारे नौकरी भी करो और एक्टिंग भी करो, दोनों उस करो। वक्त इस फील्ड को ऐसे ही देखा जाता था। जी। हमारे कितने सारे लोग थे, जैसे लक्ष्मीकांत बेर्डे हो या अशोक सराबजी हो या प्रशांत दामले हो, ये सब जॉब करते थे और फिर नाटकों में काम करते थे। ये टिपिकल पार्ट टाइम जॉब। बिल्कुल, ये तो पार्ट टाइम ही जॉब, मतलब मैं एक्टर हूँ। अच्छा और क्या कमाने का क्या करते हो? एक्टर तो है। मेरे मामा जी ने भी इनको यही सवाल पूछा था। अच्छा, क्या एक्टर है तो काम क्या करते हैं और क्या करते ये हैं? वो एक वो और सोच क्या वाला करते हैं? ज़माना था ना उस वक्त। जी जी जी। तो उसमें वही था, तो उनकी रिएक्शन का कोई इतना है नहीं, हाँ ठीक है बाबा कर लिया, चलो आ गया। जब मैंने पहली बार टीवी सीरियल की थी, मेरी पहली बार दूरदर्शन पे आया था मैं, जब मैं उस वक्त दूरदर्शन ही था, जी जी। तो मराठी सीरियल की थी मैंने। तो सीरियल जब टेलीकास्ट हुई तो मैं और मेरा दोस्त निकले, हम लोग घूमने के लिए, कोई ये सोच के कि वो पहचान लेगा। तो मैं उस वक्त पूरा जो चल रहा था, जोश अभी में। कोई देखेगा, अभी कोई देखेगा मुझे, अभी कोई देखेगा मुझे, कोई कोई पहचान नहीं, कोई पहचाना नहीं ली। लेकिन मतलब वो दौर था एक ऐसा। बट आज तो हर कोई पहचानता है, बट वो दौर, चूँकि आप वो दौर देखे हो और आज का दौर देखे हो, जब पलट के आप पीछे देखते हो, कोई लाइफ में रिग्रेट होता है आपको? कुछ 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 होता है लाइफ में? नहीं, रिग्रेट नहीं कहूँगा मैं सर, इसी जर्नी ना। आप रिग्रेट आप कब फील करते हो? मतलब रिग्रेट फील करने जैसा अगर आप कुछ गलती किया हो या कुछ? हाँ, गलती तो ही है, गलती तो हुई है, उसका रिग्रेट है, 100% है। लेकिन फिर वो उसको याद करके उसी को मतलब दिमाग में रख के कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू मूव ऑन। तो अगर वो चीज़ें ना हो, इसके बारे में सोचना है अभी, और आगे हम लोग और कितना अच्छा कर सके उसके बारे में सोचना है। तो नो रिग्रेट्स एज सच, बट हाँ काफ़ी सारा ग्रेटफुलनेस काफ़ी है सबके प्रति, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुलनेस है, जिन्होंने इस जर्नी में पूरा साथ दिया, जिन्होंने समझ लिया, जिन्होंने समझ के भी मतलब सुन के भी अनसुना कर दिया, वो वाली चीज़ें थी ना, वो काफ़ी माइंड में है, वो इसके लिए काफ़ी ग्रेटफुल है। जी। आपको याद है आपका पहला ऑडिशन क्या किया था? मुझे ब्रांड तो नहीं याद है, लेकिन जब मैं अपने फर्स्ट ऑडिशन में गई थी, मुझे नहीं पता था कि इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। तो मैं बहुत देर तक बैठी थी और मैंने देखा था कि बाकी के लोग इंट्रोडक्शन कैसे दे रहे हैं, कैसे वो अपना ऑडिशन दे रहे हैं। तो वो होता है ना, नाम बताते हैं अपना, फिर दीज आर माय प्रोफाइल्स करके ऐसे करके दिखाते हैं। वो कुछ भी मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है ऑडिशन। जी। सो निशी सिंह जो अभी इस दुनिया में नहीं है एक्चुअली, बट उन्होंने मुझे बुलाया था ऑडिशन के लिए, और वो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था मुंबई में एज वो बिल्कुल कहते हैं जिसको स्ट्रगलिंग एक्टर वाला, जी। वो पहला ऑडिशन था मेरा। जी जी। जैसा इन्होंने स्ट्रगल का नाम लिया, आपको सर स्ट्रगल एक बहुत बड़ा वर्ड है इस इंडस्ट्री का। अगर आपका कोई गॉड फादर नहीं है या फिर आपका कोई नहीं है, मतलब से कुछ याद है कुछ स्ट्रगल आपका जो आज हमें बताना चाहें, क्योंकि फैंस बहुत बिल्कुल है सर, स्ट्रगल किसी को चूका नहीं है, मतलब वो स्ट्रगल जो आपको बहुत पेनफुल रहा हो आपके लिए? बिल्कुल। 2000 में जब 1997 में आई वेंट टू दुबई फॉर जॉब, क्योंकि जॉब करो और घर बैठे जॉब मिल गया था, क्योंकि मामा वहाँ पे मैनेजर था मेरा कंपनी में। तो 1997 से 2003 साल में वहाँ पे रहा दुबई। लेकिन चूँकि ये दिमाग में था कि एक्टर बनना है, वहाँ पे भी हम लोगों ने वहाँ पे 9 घंटा की जॉब करने के बाद भी हमने वहाँ पे एक ग्रुप प्रोड्यूस किया, प्रतिबिंब नाम का, और वहाँ पे हमने थिएटर किया, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश प्लेस किए वहाँ पे। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन देता था, लेकिन ये दिमाग में हमेशा था कि यार एक्टर बनना है तो ये चीज़ तो नहीं करनी है। जी। तो 3 साल बाद 3 साल का वीज़ा होता था,
तो 3 साल के बाद वीज़ा रिन्यू नहीं किया मैंने वहाँ को बोला कि भाई मुझे अपने सपनों को भी थोड़ा सा साकार करना है, ऐसा करना है। दिमाग में ये था कि ये किया तो किया, नहीं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये तो दिमाग में था। वो जुनून था। वो हाँ मतलब जुनून और पैशन थी बेसिकली। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपका करियर आपका पैशन ही होना चाहिए, बिकॉज आपका पैशन कभी कम नहीं होता है। आपका करियर आपकी हॉबी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हॉबी कैन चेंज एनी टाइम, बट पैशन आपका चेंज नहीं होता है। जो मैं आज भी शिद्दत से करता हूँ, मुझे आज भी अरे आज मैं क्या सीन करूँगा, आज मैं क्या परफॉर्म करूँगा, आज मैं क्या इम्प्रोवाइज़ करूँगा, ये आज भी दिमाग मेरे होता है। इसलिए मैं वो एंजॉय कर पाता हूँ। और हम एंजॉय करते हैं इसलिए ऑडियंस एंजॉय करती है। हम अगर बेमन से काम करने लगे तो वो दिख जाएगा एग्जैक्टली कैमरे में, तो वो ऑडियंस भी उससे हट जाएगी जी। लेकिन हर एक का आज जज्बा काम करने का, इम्प्रोवाइजेशन का दिखता है, उसका परफॉर्म करने का दिखता है, इसलिए और सीरियल हिट होती है। मेरे दिमाग में वही था कि मुझे करना है। तो 2000 से लेके मैंने काफ़ी सारा स्ट्रगल किया, हिंदी उर्दू प्लेस किए, मराठी प्लेस किए, जिसमें मुझे काफ़ी मदद हुई। मतलब स्ट्रगल था, लेकिन उस स्ट्रगल में मैं सीखा। मैं मतलब आकार लेता गया एज एन एक्टर, कुछ ना कुछ चीज़ें मैं सीखता गया, करता गया, जिसकी वजह से मुझे वो काफ़ी सारा ज्ञान मिला कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, स्मार्टनेस आ गई। ऑडिशन देते वक्त क्या करना चाहिए। मैंने 1000 के ऊपर तो ऑडिशन दे चुका हूँ आज तक। ऑडियो मतलब जब मैं एड फिल्म करता था, उस वक्त एड फिल्म का ज़माना अलग था जी। अभी क्या है, एड फिल्म में अभी आप कैरेक्टर का आपका फेस है तो आप मॉडल है। उस वक्त ऐसा ज़माना नहीं था ना, उसमें आपको 6 फीट हाइट होनी चाहिए, आपके थोड़े लुक्स होने चाहिए। उस ज़माना वो मॉडल का वैसा था। जब मैंने एक देना शुरू कर दिया, थोड़े थोड़े वो बदलाव आ चुके थे कि हमको कैरेक्टर फेसेस चाहिए। तो मैं काफ़ी सारे ऑडिशन में सिलेक्ट होता था, PPM में, फाइनल 3 में, फाइनल 2 में, फिर आप नहीं हो पाया। ऐसा कितनी बार हुआ, तब बहुत तकलीफ होती थी। बट देन ये सोच के मन को समझाने का कि भाई 3 तक तो पहुँचे जी, फाइनल 2 तक तो पहुँचे, ये भी पड़ाव पार कर लेंगे। ये सारी चीज़ें ने काफ़ी पॉजिटिव बनाया, ग्राउंडेड बनाया हमेशा से। तो ये मेरे तो मतलब चाहिए, मैं बोलता हूँ कि हर एक इंसान में स्ट्रगल होना चाहिए। या बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो लोगों को लगता है इमीडिएटली सब कुछ हो जाए, राइट। आप दोनों के बारे में बात करेंगे, वो कौन से ऐसी 3 चीज़ है जो मैच करती है एक दूसरे से, और वो 3 चीज़ जो बिल्कुल नहीं मैच करती है एक दूसरे के बारे में। हम दोनों अच्छे एक्टर हैं, वो तो सबको पता है। वो सबको पता मैच करता है। है। सो शायद कलर भी मैच करता है। हाँ, ये भी बात सही है। नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि चीज़ों को हम थोड़ा समझ के। लाइटली लेते हैं, Yeah. ज़्यादा उस चीज़ में घुसते नहीं जी। हैं, जिससे थोड़ी इजी हो जाती है। स्पेस देना। हाँ, कह सकते हैं। जी। या ये ऑटोमेटिकली हो रहा है हमारे साथ में कि स्पेस दी जा रही है। या क्योंकि काम हम लोग को करना है कंटिन्यू, राइट। तुम भी बोल दो। हाँ, कुछ ऐसी बता दो जो मैच नहीं करता। अरे बाप रे, बहुत ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो मैच नहीं करती। मैच नहीं करने वाली चीज़ें। पर वही तो मेन इंपॉर्टेंट है ना, जो मैच ना करते हुए भी आप साथ में है। सीरियस है, मैं नौटंकी हूँ। हाँ, पूरी फिल्म ज़रूरी भी है, क्योंकि कहते हैं ना होना चाहिए, नहीं तो फिर वो बोरिंग सा हो जाता है कि तो अपोजिट पोल्स Yeah. अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा है। वही है, दोनों फिल्मी होंगे तो फिर क्या मतलब हो गया। मेरे साथ तो एक किस्सा हुआ था। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और जब है हम मिले और उसको बताया कि ऐसे मैं मंदार से मिली हूँ, तो उसने मुझसे पूछा कि अच्छा तो फिर कहाँ गए तुम। तो मैंने कहा मेरी पसंदीदा कैफ़े था, हम लोग वहाँ गए। तो उसने मुझे पूछा कि अच्छा उसको चॉकलेट्स अच्छी लगती है क्या। तो मैंने कहा नहीं। डांस करना अच्छा लगता है क्या। कर लेता है, मतलब उसने बहुत सारी चीज़ें। और लास्ट में उसको कॉफ़ी पसंद है क्या। यार तू कैसे रहेगी ऐसे इंसान के साथ में जिसका तेरे साथ में कुछ भी मैच नहीं करता है। मतलब वो मस्ती करता है क्या। नहीं, कभी देखा नहीं मैंने ऐसे। आई एम अ चाय लवर, शी इज अ कॉफी लवर, ऐसा है। तो यही मैच नहीं करता, बट यही बेसिक गुड मॉर्निंग कैसे हो अगर चाय कॉफी पे बात अटक जाए। ये कैसे हो जाती है गुड मॉर्निंग आप लोग की, मुझे जानना है और लोगों को भी जानना कैसे हो जाता है। दोनों की गुड मॉर्निंग गर्म पानी से हो जाती है। ये तो हो गई, गर्म मतलब पानी में गुनगुने गाने में अब जैसे हनी डाल शहद के डाल के शहद डाल हम के good पीने का, morning तो ये कर मैच हो जाता है। जी। फिर आगे जो चाहो पियो, जी। वो कोई प्रॉब्लम नहीं। Yeah. ये मैच हो रहा है ना, ये इम्पोर्टेंट। या और यही सबसे बड़ी बात है कि आप एक दूसरे को समझ के लेते हो और ऐसे ही चलता रहता, राइट। शादी की बात याद आती, फर्स्ट जब आप एक दूसरे को देख रहे थे या जब चल रही थी शादी, क्या बातें हुई थी, कुछ बताइए आप मुझे। आप फ़ोन पे तो बहुत बात होती थी हमारी। मतलब मुझे एक इंसिडेंट याद है कि भाई उस वक्त जो प्लान था हमारा फ़ोन का, उसके लिए मैं मैच बहुत करना है। थैंकफुल हूँ, क्योंकि हमें नाइट कॉलिंग फ्री हो जाती थी। जी।
तो हम रात को फ्री में बात करते थे और उसका ऐसा होता था कि आधा घंटा हो जाएगा ना तो फ़ोन ऑटोमेटिकली कट हो जाता था, फिर आपको वापस फ़ोन लगाना पड़ता था। तो हमारी बातें हो जाने के बाद में मैं एक पॉइंट पे ऐसा होता था कि मैं बोलती थी अभी मुझे नींद आ रही है, फ़ोन चालू रहता था और मैं बोलती थी रखना नहीं है, फ़ोन ऑटोमेटिकली बंद होना चाहिए। वो मोमेंट इतना प्यारा लगता था ना, मैं बता नहीं सकती आपको कि वो फ़ोन चालू है और ऑटोमेटिकली फ़ोन बंद हो जाएगा। बात करते करते और सब कुछ हो जाता था। सो एक सेकंड, तो आप मतलब वो मोमेंट, ये तो बड़ा फिल्मी मोमेंट है राइट? मतलब जितना कह सकते हैं कि वो मोमेंट कैसा था आप वो समय? और उस समय कैसा था ना कि मोबाइल से के लिए काफ़ी पैसा भी लगता था, तो उस वक्त वो प्लान्स लिए जाते थे या वो समय का इंतज़ार किया जाता था जिसमें आपको कॉलिंग फ्री हो जी। तो वो सबसे बड़ी बात थी। पर वो भी एक दौर था, उसमें भी एक फ़न था। हर एक जैसे होता है ना, हर एक समय का एक फ़न होता है, मतलब दौर का एक मज़ेदार किस्सा होता है, वो वही सब था। जी बिल्कुल, और ये फ़न ऐसा ही आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहे और यही वजह है कि ये ऐसे ही खूबसूरत रिश्ते चलते रहते हैं। क्या कहना चाहोगे अपने फैंस को, आप दोनों जो इतना प्यार देते हैं आपको, इतना सम्मान देते हैं आपको, चाहे आप कहीं भी जाते हैं तो? नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा को आपने इतिहास बना दिया है इतना प्यार करके। दुनिया में कोई भी ऐसा शो नहीं है जो इतने साल चला है, इतने साल से चल रहा है, इतने साल आगे और न जाने कितने साल चलेगा। ये सब कुछ हुआ है ऑडियंस के प्यार की वजह से, आपने दिखाए हुए विश्वास की वजह से। तो बस वापस से भी यही प्रार्थना है, आपसे भी यही गुजारिश है कि ऐसे ही प्यार करते रहिए, हम आपका मनोरंजन ऐसे ही करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो आपके उम्मीद पे खरे उतरे। आखिरी सवाल एक और जानना चाहेंगे, चूँकि आप प्रोड्यूसर की ख्वाहिश रखती हैं, इन फ्यूचर कभी हम आप दोनों को एक साथ किसी किसी एक फिल्म में देख सकते हैं कहीं कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस आसिफ जी हाँ बोल दे। किसी म्यूजिक वीडियो में ही देख सकते हैं यार। मतलब अगर ये ऐसा तो है, वो तो आगे की बात है एज ए एक्टर, लेकिन अगर वो प्रोड्यूसर बन जाती है तो इसने अगर मुझे काम दिया तो मैं काम करूँगा जी। बहुत महंगा आर्टिस्ट है बाबा। चलिए, इन्होंने हमारे सामने ये वादा किया है और हम चाहेंगे आप जल्दी प्रोड्यूसर बने और वो दिन भी आए जब आप दोनों एक साथ काम करें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।